आत्मीय भाइयों एवं बहनों, चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क, पृष्ठ 1.37, अध्याय 1, मानवीय मस्तिष्क प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के लेखों को पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं पिछले वीडियो के क्रम में। साथियों, ग्राहम हॉस्किंस लिखित द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड बॉडी एडजस्टमेंट ग्रंथ में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि भूतकाल में हार्मोन स्रावों का प्रभाव प्रधान तथा शरीर पर और स्वल्प मात्रा में मन पर होता बताया जाता रहा है, पर अब यह मानना पड़ेगा कि मनःस्थिति के लिए भी वे ही बहुत अंशों में उत्तरदायी हैं। शरीर शास्त्री और मनःशास्त्री अपने विषयों में गहराई तक उतरने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते जा रहे हैं कि न केवल शारीरिक आरोग्य और मानसिक दक्षता वरन गुण कर्म स्वभाव की अगणित धाराएं इन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के साथ जुड़ी हुई हैं और समग्र व्यक्तित्व के विकास में उनके स्त्राव अति महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करते हैं। जे कार्लसन ने अपनी पुस्तक मशीनरी ऑफ द बॉडी में मनुष्य को प्रजनन क्षमता यौन रुचि से स्थूल प्रभाव से आगे की चर्चा करते हुए लिखा, दाम्पत्य जीवन का तालमेल बिठाने में और उनके बीच संतोष असंतोष रखने में हार्मोन स्थिति का बहुत बड़ा हाथ है। संतानोत्पादन कर्म से आगे की बात में यह कहते हैं कि बालकों की मनःस्थिति का जो उत्तराधिकार पूर्वजों से मिलता है, उसका आधार ये हार्मोन ही होते हैं। वंशानुक्रम और गुणसूत्र संबंधी चर्चा इन दिनों बहुत है, पर उनमें जो विशेषता उगती डूबती है, उनका मूल उद्गम कहाँ है? इसकी खोज की जाए तो पता लगेगा कि यह हार्मोन्स ही हैं, जो एक से एक प्रकार से अद्भुत अवतरण पीढ़ियों में करते हैं। जो विशेषताएं निकटवर्ती पूर्वजों में नहीं थी, उन्हें वंशानुक्रम विज्ञानी सैकड़ों पीढ़ी पुरानी वंश परंपरा में छिपे हुए किन्हीं सूत्रों का अनुमान लगाते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि हार्मोनों की निकटवर्ती उत्तेजना में कितना कुछ भरा पड़ा है और उसके आधार पर पीढ़ियों में कैसे अद्भुत परिवर्तन हो सकते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डोरशेप ने तिल्ली के द्वारा होने वाले स्रावों को पाचन तंत्र का अति महत्वपूर्ण आधार माना है। वे आमाशय और आंतों की सुव्यवस्था से लेकर गड़बड़ी तक का तिल्ली के स्रावों को महत्व देते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि भोजन संबंधी रुचि एवं तृप्ति की प्रवृत्ति का भी उन्हीं रसों से संबंध है। शरीर शास्त्री इन जादुई ग्रंथियों के स्वरूप, क्रियाकलाप एवं आधार को समझने में दत्त चित्त से संलग्न हैं। जो मोटी जानकारियां उनके संबंध में अभी तक मिली हैं, उसका निष्कर्ष प्रायः सर्वविदित हो चला है। अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथियों में 7 मुख्य हैं। कौन कौन सी? पहला है पिट्यूटरी, दूसरा पिनियल सिर में, पैराथायराइड, चौथा थायराइड, पांचवा थाइमस गले में, छठवां स्प्लीन तथा सातवां एड्रिनल उदर में। इनके अतिरिक्त पैनक्रियाज पाचन तथा गोनेट्स
जनन ग्रंथियों को भी इसी श्रृंखला में सम्मिलित किया जा सकता है। मित्रों, पिन की नोक के बराबर पिनियल ग्रंथि मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास से संबंधित है। पिनियल ग्रंथि पिन की नोक के बराबर यह मानसिक और आध्यात्मिक विकास से संबंधित है। सुविस्तृत, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत की विभिन्न हलचलों के साथ इसी केंद्र के माध्यम से संपर्क साधा जा सकता है। मानवेतर सूक्ष्म प्राणियों से प्रेतात्मा तथा देवदूतों के साथ संबंध बनाने का केंद्र यही है। बहिरंग और अंतरंग जीवन के बीच की कड़ी यही है। तृतीय नेत्र इसी को कहा जाता है। ईश्वरीय प्रकाश को उत्पन्न करने तथा ग्रहण करने का कार्य यहीं से होता है। पिट्यूटरी ग्रंथ नाक की जड़ के पीछे अवस्थित है। बुद्धि की तीव्रता, प्रेम संबंध, उत्साह, आत्मनियंत्रण उसका मुख्य कार्य है। बौनापन या लंबाई की बढ़ोतरी से इसी की विकृति का संबंध है। पुरुष तत्व पुरुष तत्व और नारी तत्व का दिशा परिवर्तन यहीं से होता है। यौवन के उतार चढ़ाव तथा प्रजनन संबंधी गतिविधियों का संपर्क इसी केंद्र से होता है। मित्रों, थायराइड गले में स्थित है। मस्तिष्कीय संतुलन एवं स्वभाव निर्माण में इनका बहुत हाथ होता है। भावना तथा व्यक्तित्व का विकास बहुत कुछ इसी पर निर्भर है। आलस्य तथा उत्साह के लिए यही केंद्र उत्तरदायी है। यहां थोड़ी भी उत्तेजना बढ़ जाने से व्यक्ति अधीर, अशांत, उत्तेजित, बकवादी हो जाता है। आपे से बाहर होने में उसे देर नहीं लगती। प्रतिभाशाली और विकासोन्मुख व्यक्तियों को वैसा अवसर थायराइड की सुव्यवस्था से ही प्रदान किया होता है। मित्रों, गेहूं के दाने के बराबर पैराथायराइड्स का स्नायु संस्थान से निकट संबंध है। इसमें वांछनीयता से जूझने का साहस भरा होता है। टूटी हुई कोशिकाओं का पुनर्निर्माण, स्नायु तंत्रों का गठन, स्फूर्ति, रोग निरोधी क्षमता का भंडार इसी केंद्र में भरा है। थाइमस वक्षस्थल के ऊपरी भाग में होती है। गर्भस्थ स्थिति में विकास करने की क्षमता इसी में भरी है। यदि यह ग्रंथि अविकसित रहे तो भ्रूण स्वस्थ माता से भी उचित पोषण प्राप्त न कर सकेगा। जन्म से लेकर किशोरावस्था और यौवन के द्वार तक ठीक तरह पहुंचा देने की जिम्मेदारी भी उसी को संभालनी पड़ती है। संक्षिप्त में इसे विकास ग्रंथि कह सकते हैं। प्रकृति के प्रतिपक्ष में अवस्थित स्प्लीन, जिसे तिल्ली कहते हैं, स्प्लीन ग्रंथि श्रृंखला में सबसे बड़ी है। पाचन संस्थान की बलिष्ठता और रक्त की शुद्धि का बहुत कुछ आधार इसी पर निर्भर रहता है। स्नायु संस्थान की गतिविधियों में इसका बड़ा हाथ रहता है। सूक्ष्म शरीर को व्यवस्थित सूर्य चक्र से इस ग्रंथ का विशेष संबंध रहता है। तदनुसार अंतर्ग्रही प्रभावों को शरीर एवं मस्तिष्क तक पहुंचाने में इस केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साथियों, गुर्दों के ठीक ऊपर एड्रेनल ग्रंथि का दूसरा नाम सुप्रीनल भी है। यह एक बड़े सेम बीज के आकार की होती है। पुरुषत्व और नारीत्व की कितनी ही विशेषताएं यहीं से
विकसित होती हैं, इस केंद्र को दूसरा मस्तिष्क कह सकते हैं। आपत्ति के समय उचित समाधान ढूंढने और साहसिक कदम बढ़ाने की प्रेरणा में इसकी भूमिका देखते ही बनती है। वीरता और कायरता मानो इसी उद्गम की उपज हो। लिंग परिवर्तन की जो घटनाएं घटित होती रहती हैं, उसमें इसी ग्रंथ के स्त्रावों की उल्टी पुल्टी करतूतें झांकती रहती हैं। गोनेट्स जनन ग्रंथियां जननेन्द्रिय की हलचलों की क्षमता को तथा प्रजनन शक्ति को नियंत्रित गोनेट्स जननेन्द्रिय की हलचलों की क्षमता को तथा प्रजनन शक्ति को नियंत्रित करती हैं। पुरुष यौवन और नारी यौवन का विशेषतया प्रजनन संबंधी यौवन का इसी ग्रंथ से संबंध रहता है। वृद्धावस्था में आमतौर से शरीर बहुत शिथिल हो जाता है और इंद्रियां जवाब दे जाती हैं। फिर भी कई बार यह आश्चर्य देखा गया है कि शताधिक आयु वाले व्यक्ति भी नव युवकों की तरह प्रजनन क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न करते रहते हैं। यह गोनेट्स ग्रंथियों के सशक्त बने रहने का ही परिणाम है। अभी तक अंतःस्त्रावी ग्रंथियों संबंधी खोज प्रारंभिक अवस्था में है और उनसे निकलने वाले हार्मोन स्त्रावों के बारे में स्वल्प जानकारी ही प्राप्त हो सकी है। फिर भी जो समझा और पाया गया है उसे देखते हुए शरीर विज्ञानी आश्चर्यचकित हैं कि शरीर और मन पर वास्तविक नियंत्रण करने वाले यह महत्वहीन लगने वाले स्त्राव वस्तुतः कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं। मस्तिष्क, हृदय, रीढ़, गुर्दे, आमाशय और आंतों आदि अंगों को शारीरिक स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखने वाले अंग समझे जाते हैं और बीमारियों का कारण भी इन्हीं में से कहीं कोई गड़बड़ी के रूप में खोजा जाता है। रक्त परीक्षा द्वारा यह जाना जाता है कि रोगी के शरीर में किन विषाणुओं ने प्रवेश किया है। मल, मूत्र, थूक आदि की परीक्षा करके भी आंतरिक स्थिति का पता लगाया जाता है और पाई गई विकृतियों का शमन किया जाता है। पर जब से हार्मोन्स स्त्रावों के संबंध में गहराई से जानकारी मिली है, तब से समझा जा रहा है कि हृदय, गुर्दे आदि तो डाली और टहनी मात्र है। शरीर वृक्ष की जड़ें तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में गहराई तक घुसी बैठी है। गरीब आदमी जिन्हें चिकनाई की मात्रा अत्यंत स्वल्प मिलती है, अत्यंत मोटे हो सकते हैं और चिकनाई आलू चावल आदि का प्रयोग बिल्कुल छोड़ देने पर भी मोटे ही होते चले जाते हैं। ऐसी दशा में प्रतीत होता है कि खुराक से नहीं, शरीर की स्थूलता और दुर्बलता का किसी दूसरी क्षमता से संबंध है। यह बात अल्प अवयवों के संबंध में है। यहां तक कि मस्तिष्क की संरचना के सही होने पर भी सोचने की क्षमता उद्दत एवं अवास्तविकताग्राही हो सकती है। ऐसी दशा में मस्तिष्क आदि का स्थानीय इलाज करने से भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं, क्योंकि वे अवयव भी पराधीन होते हैं, दूसरों के अधीन होते हैं। ये अवयव अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा इन अंगों को कठपुतली की तरह नचाया जाता है। औषध विज्ञान अभी भी तीर तुक्का ही बना हुआ है।
छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति एक के बाद दूसरे डॉक्टर का दरवाजा जीवन भर खटखटाते रहते हैं और उस मर्ज के लिए निर्धारित औषधियों में से प्रायः सभी का उपयोग कर चुके होते हैं, पर उस कुचक्र में धन और समय गंवाते रहने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। यही स्थिति अधिकांश रोगियों की होती है। वे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का भी आश्रय लेते रहते हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी आदि ढेरों तरह की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं। वे अपने के बड़े चढ़े दावे भी पेश करते हैं, पर देखा गया है साथियों, देखा गया है कि उनमें से किसी के भी दावे में बहुत ज्यादा दम नहीं। रोगी प्रायः यहां वहां भटकते भटकते जहां के तहां ही बने रहते हैं। कोई अच्छे हो जाएं तो उनकी अंतःशक्ति की अविज्ञात हलचलों को ही श्रेय देने की बात उचित जचती है। मित्रों, शरीर की सुगढ़ता, सुदृढ़ता, सुंदरता, स्फूर्ति, इंद्रिय क्षमता से लेकर रोग निरोधक शक्ति तक के भले बुरे पक्ष अब संबद्ध अवयवों की स्थिति पर निर्भर नहीं माने जाते, वरन यह समझा जाता है कि हार्मोन तत्वों का बहुत बड़ा हाथ उस भली बुरी स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। यही बात मानसिक स्थिति के बारे में भी है। मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, दूरदर्शी, अदूरदर्शी, मस्तिष्कीय स्थिति मनुष्य के बहुत प्रयत्न करने पर भी जब बनती बदलती नहीं, तो प्रायः यही अनुमान लगाया जाता है कि न केवल शरीर की वरन मन की स्थिति के संबंध में भी मनुष्य को प्रयत्न चेष्टा बहुत ही सीमित परिणाम उपस्थित कर पाती है। शरीर और मन की स्थिति से एक कदम और आगे बढ़कर स्वभाव और चरित्र की बात आती है। इसे भावना एवं निष्ठा क्षेत्र कह सकते हैं। भावना और निष्ठा क्षेत्र कह सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर भी अंतःकरण के भले बुरे अथवा सीधे उल्टे होने को भी बहुत कुछ संबंध इन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के साथ पाया गया। ऐसी दशा में यह भी सोचना होगा कि क्या स्वाध्याय, सत्संग जैसे स्थूल आधारों के सहारे व्यक्तित्व का स्तर बदल सकना संभव भी है अथवा नहीं। चरित्र निर्माण एवं भावना स्तर के विकास में अंतःस्त्रावी ग्रंथियां ही यदि सहायक बाधक हैं, तो फिर उस क्षेत्र में हो रहे प्रयत्नों पर नए सिरे से विचार करना होगा और व्यक्तित्व की गहराई तक पहुंचने के लिए चालू प्रयत्नों से आगे बढ़कर कुछ नए आधार ढूंढने होंगे। मित्रों, प्राणियों के हार्मोन इंजेक्शन द्वारा रोगी शरीर में पहुंचाने के प्रयत्न भी चले हैं और एक की ग्रंथि दूसरे में फिट करने का प्रयास भी किया गया है, पर उससे भी कुछ काम नहीं चला और उस दिशा में चल रहा अत्युत्साह अब शिथिल हो चला। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के रहस्य और मर्म पर से पर्दा उठाने के लिए हमें षटचक्र विज्ञान को समझना होगा। अदृश्य अंतरिक्ष भरी विपुल और विभिन्न शक्तियों के साथ मानवीय सत्ता का संबंध वे षटचक्र ही बनाते हैं। उन्हीं के प्रभाव को वे अंतःस्त्रावी ग्रंथियां ग्रहण करती हैं और अपनी गतिविधियां अपनाती हैं। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में षटचक्र भेदन का विधान है। उसे स्थूल विज्ञान के आधार पर समझना हो तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के साथ उनका संबंध जोड़ सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं कि आध्यात्मिक साधनाएं मानवीय व्यक्तित्व के साथ जुड़े रहने वाले अनेक उतार चढ़ावों को संतुलित करने में तथा प्रगति के अवरुद्ध पथ को प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण सहायता कर सकती हैं। षट चक्रों के
विकास परिष्कार के साथ अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का संतुलन और नियंत्रण भी किस प्रकार संभव हो सकता है, प्रश्न है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए योग साधना के अंतर्गत चक्र विज्ञान में गहराई तक उतरने की आवश्यकता है। ओम शांति। अगले क्रम में परम पूज्य के विचारों को चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क वांग्मय 18 पृष्ठ 1.40 से पढ़कर सुनाएंगे। हार्मोन नियंत्रित और परिष्कृत कैसे किए जा सकते हैं, सुनते रहिए।